लास्ट क्लास में हमने किंगडम मोनेरा स्टार्ट किया था बेटा, और किंगडम मोनेरा में हमने दो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट किया था, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया, यहाँ पर हम मोस्टली यूबैक्टीरिया को ज्यादा डिफाइन करने वाले हैं, इसलिए ब्रीफली अभी पहले हम आर्कीबैक्टीरिया को समझ लेते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, क्योंकि बाकी जो मोस्ट ऑफ द कंटेंट है किंगडम मोनेरा का, उसमें जो हम स्टडी करते हैं वो यू बैक्टीरिया को लेकर के स्टडी करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया का मतलब होता है प्रिमिटिव एंशिएंट बैक्टीरिया, प्रिमिटिव एंशिएंट बैक्टीरिया। ओके, मतलब जो सबसे पुराने लिविंग बीइंग्स में से है। सबसे पुराने लिविंग बीइंग्स में इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में भी सबसे पुराने कौन है? आर्कीबैक्टीरिया है। ओके, ऐसा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया सबसे पुराने बैक्टीरिया, ये कैसे पता चला? तो जो प्री हिस्टोरिक अर्थ का इन्वायरमेंट हम कंसीडर करते हैं कि जब अर्थ फॉर्म हुई होगी, ओके, अर्थ का ओरिजिन हुआ होगा, तो अर्थ उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होगा उस पर, ठीक है। वहां पर अभी के लिविंग जैसा वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, रिडक्टिव इन्वायरमेंट था, मतलब मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये गैसेस वहां पर अवेलेबल थी, ठीक है। वाटर या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे इन्वायरमेंट में कौन सरवाइव कर सकता है? ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हमको अभी तक मिले हैं ऐसे कि जो इस सच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में, हार्श इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं? तो वो मिले हैं आर्कीबैक्टीरिया। ये आर्कीबैक्टीरिया फाउंड इन extreme harsh environment. Okay, extreme harsh environment. Like thermal vent. Okay, कैसा? तो thermal vent, volcanoes. Okay, sea bottom, hot springs, good, hot spring, Slime water, marshy areas, salty areas. ओके, काउ और बफेलो यार्ड में। हाँ, यस, और क्या बताया बेटा आप लोगों ने? marshy areas, Salty areas. हाँ, मार्शी एरिया, सॉल्टी एरिया। तो सॉल्टी एरिया, सॉल्टी सॉइल में हेलाइन इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, gut of ruminant animals, हेलाइन इन्वायरमेंट। यस, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। तो इसीलिए हमने बोला कि कैटल यार्ड में मिलेगा। ओके, काऊ, बफेलो, ये जो कैटल्स है, कैटल यार्ड में, ये जो कैटल है, इनमें जो रूमिनेंट स्टमक वाले जो ऑर्गेनिज्म, अब रूमिनेंट स्टमक ये कौन सी नई चीज है? तो देखो, हमारा स्टमक जे शेप होता है, सच टाइप का हमारा स्टमक है। ओके, जे शेप स्टमक। वाइल कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा स्टमक ना मिल करके ऐसा राउंड शेप स्टमक मिलता है, जिसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं रूमिनेंट स्टमक। हमारे स्टमक के जैसे पार्ट होते हैं फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरस, ये 4 पार्ट्स हमने हमारे स्टमक के पढ़े, ह्यूमन स्टमक के, मोस्ट ऑफ द मैमल स्टमक के। लेकिन कुछ मैमल या रूमिनेंट मैमल के स्टमक राउंड टाइप होता है और उसमें पार्ट्स अलग होते हैं। वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, पहले 2005 के पहले पढ़ाते थे, 2005 के पहले सिलेबस में था रूमिनेंट स्टमक, अभी आप लोग के सिलेबस में नहीं है। बस इसलिए बस रूमिनेंट स्टमक ये नाम आया है
ओके, शायद मनस्वी ने बोला है ना, मनस्वी ने बोला ना रूमिनल स्टमक। Yes, sir. हाँ, तो रूमिनल स्टमक ये टर्म आई है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम रूमिनल स्टमक मतलब क्या। तो रूमिनल स्टमक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बार बार ग्रास को या खाने को, अपने खाने को बार बार चबाते रहते हैं, ठीक है, उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। और उनके अंदर जो स्टमक होता है वो स्पेशल टाइप का होता है, इसलिए उस स्टमक को बोल दिया जाता है रूमिनेंट स्टमक। ओके, जो राउंड शेप का होता है, हमारे जैसा जे शेप का नहीं होता। फिर उसके पार्ट्स को भी अलग नाम दे दिया जाता है, ओमेसम, एबोमेसम, ठीक है, इस तरह के नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं उसको। ओके, रूमिनेंट स्टमक। तो जो रूमिनेंट स्टमक वाले ऑर्गेनिज्म है, उनके एलिमेंट्री कैनाल में, ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं, और वो आर्की बैक्टीरिया फिर उनके फीकल मटेरियल, फीसस के साथ, मतलब उनके जो इजेस्ट आउट करेंगे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसके साथ में वो कुछ चले जाते हैं फिर, इसलिए वो कैटल यार्ड में मिलेंगे, मतलब जो काऊ डंग वगैरह होता है, गोबर वगैरह होता है ना, उसमें मिलेंगे। ठीक है, और आपको पता है क्या, काऊ डंग का यूज कौन सी गैस प्रिपरेशन के लिए करते हैं? बायोगैस। Biogas. वेरी गुड। और बायोगैस, अब एलपीजी गैस आप पढ़ते हैं, जब एलपीजी पढ़ते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो उसमें मेनली प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। ओके, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इनका मिक्सचर होता है मेनली। तो जो बायोगैस है, जो काऊ डंग से बनाई जाती है, उसमें क्या होता है? मीथेन। Methane. उसमें मीथेन होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको ये जो छोटी छोटी सी चीजें पता है ना बेटा, इसी से आप दूसरी चीजों को वहां पर उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मीथेन बन रहा है बायोगैस में, लेकिन मीथेन बायोगैस में, बायोगैस प्रिपरेशन के लिए किसको यूज किया? काऊ डंग वगैरह को, है ना, गोबर वगैरह को यूज किया। तो उस गोबर में ऐसा क्या है कि वो मीथेन बना रहा है? तो उसमें, Methanogens. मिथेनोजेन। यस, वेरी गुड। ओके, तो उनमें मिथेनोजेंस, स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस। और वही मिथेनोजेंस फिर आपको कैटल यार्ड में मिलेंगे, मतलब काऊ डंग यहाँ पर मिलेगा आपको। ओके, तो कैटल यार्ड में मिथेनोजेंस मिलेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया फाउंड इन कैटल यार्ड। ओके, तो इसको जस्ट को इनडायरेक्टली बोला है, तो वो कैसे मिलेंगे? तो डंग के अंदर मिलेंगे। क्यों डंग के अंदर मिले? क्योंकि वो रहते हैं रूमिनेंट के एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, एलिमेंट्री कैनाल में, और उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ में कुछ वहां पर उनके फीकल मटेरियल के साथ में रिलीज हो जाते हैं। और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उनको फर्दर वो बायोगैस में हम क्या करते हैं प्रिपरेशन में, वहां पर वो मिथेनोजेंस, वहां पर वो जो डंग है, गोबर वगैरह है, उसमें से वो अनडाइजेस्टेड ऑर्गेनिक रिमेन्स को अब क्या करेंगे, उनका डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन करेंगे, और उससे फिर वो मीथेन लाइक गैस निकालते हैं। तो मीथेन प्लस प्रोपेन बायोगैस में होती है, जिसमें मीथेन लार्ज अमाउंट में होती है। क्लियर? और मीथेन फ्लेमेबल है, जल सकती है, इसलिए बायोगैस के थ्रू जो मीथेन बनेगी, उससे भी हम जो है घर में गैस स्टोव चला सकते हैं। ठीक है, जैसे एलपीजी से चलता है। बस यहाँ तक क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। डन? स्क्रीनशॉट डन बेटा? Yes, sir. गुड। तो जो आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं, उनके 3 ग्रुप्स हमने लिखे थे, 3 कैटेगरीज हमने लिखी थी। फर्स्ट ग्रुप को हमने कहा था थर्मो एसिडोफिल्स।
ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो फिल्स यहाँ पर दिख रहा है, जब हम इसको सिंगल यहाँ पर पढ़ेंगे तो फाइल्स बोलेंगे, और जो अटैच होता है तब इसको प्रोनाउंसिएशन फिल्स करते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। तो ये जो फाइल्स हमने लिया, इसका ये जो सफिक्स है फाइल्स और फिलिक, इन वर्ड का मतलब होता है लविंग और अट्रैक्टिंग। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे हाइड्रोफिलिक। ओके, कोई चीज हाइड्रोफिलिक है मतलब क्या हो जाएगा? वाटर की तरफ अट्रैक्शन। Water loving. यस, वाटर लविंग है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब वाटर में मिसिबल होगा, घुल जाएगा वाटर के साथ। ओके, और फिलिक का अपोजिट होता है फोबिक, फोबिया। तो फोबिक और फोबिया का मतलब होता है स्केरी या डरना वहां पर, या तो अगर हमने बोला हाइड्रोफोबिक है कोई चीज, तो क्या हो जाएगा? लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, फैट्स आर हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर में कभी मिक्स नहीं होगा। वाटर में मिक्स नहीं होगा, वाटर से डरेगा, वाटर से दूर जाएगा, रिपेलेंट की तरह काम करेंगे। हाइड्रोफोबिक वहां पर हमने बोला, तो फोबिक, तो फोबिक सफिक्स लग गया, मतलब वो डरेगा उससे, है ना। जैसे डॉग ने अगर बाइट कर लिया किसी को और उसने अगर प्रॉपर रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगाए, तो फिर हाइड्रोफोबिया हो जाता है उस पर्सन को, पानी से डरने लगता है वो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस वहां पर आने लगती है। तो किसी किसी पर्सन को तो बचपन से ही थोड़ा सा डर रहता है कि वो अगर स्विमिंग पूल में जाएगा तो डूब तो नहीं जाएगा, पानी में पानी दिखा तो थोड़ा सा भी पानी दिखा तो वो पानी से डर जाता है, तो उसको हाइड्रोफोबिया होता है। किसी किसी लोगों को ऐसा फोबिया रहता है ना, अलग अलग तरह का। किसी को हाइट का फोबिया रहता है, ओके, किसी को वाटर का फोबिया रहता है, किसी अलग अलग चीज का फोबिया। तो फोबिक और फोबिया मतलब डरेगा उससे, रिपेल होगा उससे, दूर जाने की कोशिश करेगा उस चीज से। तो थर्मो एसिडोफाइल्स, इसका मतलब क्या हुआ बताओ जल्दी से। थर्मो एसिडोफाइल्स आर्कीबैक्टीरिया मतलब गर्मी पसंद है। यस, वेरी गुड। एंड एसिड ऑल्सो। थर्मा, थर्मा मतलब टेम्परेचर, हीट का फॉर्म। तो थर्मा, थर्मोफाइल्स है मतलब गर्मी पसंद है उनको, तो ज्यादा गर्म वाली चीज जगह पर रहेंगे। लेकिन हमने ओनली थर्मोफाइल्स नहीं लिखा है वहां पर, ओके, उसमें एक और टर्म है, जिसमें मतलब acid present हो. एसिडोफाइल्स नहीं, एसिड प्रेजेंट हो नहीं बेटा, ठीक है। आपने एसिड के बारे में बोला है, लेकिन एसिड प्रेजेंट हो नहीं, एसिड लविंग। टेम्परेचर प्लस तो ऐसे एसिड लविंग। बैक्टीरिया जो, सच टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया जो अदर टेम्परेचर लविंग होंगे और एसिड लविंग होंगे और बोथ, ठीक है, उनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स की कैटेगरी में रखेंगे। जो ओनली टेम्परेचर लविंग आर्कीबैक्टीरिया उनको थर्मोफाइल्स, जो ओनली एसिड लविंग बैक्टीरिया उनको एसिडोफाइल्स, व्हाइल जो दोनों टाइप में हो सकते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स ऐसे बोलते हैं। तो सच टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया which are found in which grow in high temperature areas, high temperature zones and or
highly acidic condition are termed as thermoacidophiles. ठीक है, अब इसमें भी एक चीज है बेटा, जिसे हम दो एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं, एक थर्मोफाइल का और एक एसिडोफाइल का। तो एसिडोफाइल का एग्जांपल तो आपको पहले ही पता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या करता है बेटा ये? Ulcers in stomach. Yes, good. Helicobacter pylori causes peptic ulcers, that is gastric ulcer, stomach में ulcer cause करवाता है। ओके, ये एसिड लविंग बैक्टीरिया है, एसिड लविंग बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जिसको एसिड पसंद है, एसिड इसका खाना है। ठीक है, it can uptake hydrogen ion as food, ये हाइड्रोजन आयन का अपटेक करता है, हाइड्रोजन आयन को इंट्रोड्यूस मतलब लेता है। क्यों? क्योंकि उसका फूड है हाइड्रोजन आयन। दूसरे नॉर्मल बैक्टीरिया हाइड्रोजन आयन की ज्यादा प्रेजेंस के कारण मर जाते हैं। ओके, जैसे HCl है, HCl का कॉन्सेंट्रेशन 1.5 to 2 अगर हुआ तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, लेकिन ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन रहेगी, वो खाना ज्यादा से ज्यादा मिलेगा उसको। ठीक है, तो ये क्या करता है? कॉजेज पेप्टिक अल्सर्स और गैस्ट्रिक अल्सर्स। स्टमक में छाले कॉज करता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये एक आर्की बैक्टीरिया है, थर्मोफाइल। दूसरा एग्जांपल थर्मोफिलस एक्वेटिकस। थर्मोफिलस एक्वेटिकस। ओके, आजकल बहुत सारे लोग इसको थर्मस एक्वेटिकस भी ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन वो कभी भी बायोलॉजिकल नेम में शॉर्ट फॉर्म यूज करना सही नहीं है। पूरा फॉर्म है उसका थर्मोफिलस एक्वेटिकस। थर्मोफिलस से क्या समझ में आया आपको? जो अभी तक हम पढ़ चुके मीनिंग उससे। थर्मोफिलस का मीनिंग क्या High निकलता है? temperature loving. जिन्हें टेम्परेचर। वेरी गुड, ठीक है, जिनको हाई टेम्परेचर पसंद है। ठीक है, हाई टेम्परेचर उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, वहां पर वो अच्छे से ग्रो करेंगे। थर्मोफिलस मतलब टेम्परेचर लविंग। और आगे लिखा है एक्वाटिकस, जो पानी में पाया जाता है। यस, मतलब कौन से पानी में मिलेगा? हमारे घर के पानी में मिलेगा क्या? टैप वाटर में? No. नो। No. फिर कहाँ मिलेगा? सॉल्टी वाटर। पॉन्ड, hot springs, Oceans. हॉट स्प्रिंग्स। गुड, ठीक है, ऐसा पानी जो गर्म हो। थर्मोफिलस उनको टेम्परेचर चाहिए ना, और वो पानी है तो पानी गर्म पानी में मिलेंगे, मतलब हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं। ओके, ये टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया है। फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। आपने देखा होगा ना, सल्फर अगर पानी में मिला हो तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। ये शायद प्रॉपर्टीज Yes, आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना? यस सर। ठीक है, तो सल्फर अगर थोड़ा मिला हुआ है पानी में तो पानी थोड़ा सा गर्म लगेगा, टेम्परेचर थोड़ा इसका रहेगा। हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में ओके, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में ये आपको मिलेगा, है ना, जो पानी के झरने होते हैं, मतलब वहां पर। तो उनमें भी हॉट वाटर वाले, ठीक है, तो उनमें आपको मिलेगा, ये मिल सकता है थर्मोफिलस एक्वेटिकस। अब ये कितने टेम्परेचर पर सरवाइव कर जाता है? तो देखो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 से 38 होने लग जाए, 38 से 39 होने लग जाए, ओके,
तो 39 तक आते आते 39 डिग्री सेल्सियस, ओके डिग्री सेल्सियस में बात कर रहा हूँ, 39 डिग्री सेल्सियस में आते आते हमारे प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव होने लग जाते हैं, काम कम करना बंद कर देते हैं, और उसके कारण फिर आपको वीकनेस फील होती है, फीवर आने के कारण वीकनेस फील होती है। हम जो नॉर्मल इफिशियंसी के साथ में जो काम कर रहे हैं उतनी इफिशियंटली हम वर्क नहीं कर पाते, ओके क्लियर। तो इफिशियंसी हमारी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन टेम्परेचर बढ़ने पर 39 भी होने पर हमारा बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस भी होने पर हमारे प्रोटीन डीनेचर होने लग जाते हैं, ओके। तो एक आपने टर्म सुनी होगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सुना है क्या किसी ने? Yes, sir. यस सर। कब करवाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? सर जब क्रिमिनल को आधार कार्ड के पकड़ना हो, Criminals. वेरी गुड। क्रिमिनल्स या क्या फिर बेटा? सर उनके या फिर किसी बच्चे के पेरेंट्स जानने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। Forensic science. किसी ने बीच में कुछ आधार वगैरह से कुछ बोला था, क्या क्या बोला था बेटा? बताओ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, बताया करो, जो भी आपको आता है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, वो यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए क्लास में, सर ताकि आधार आप कार्ड केस में में सर गड़बड़ी ना प्रिंट करो। ले। बेटा आधार कार्ड में प्रिंट के वो फिंगरप्रिंट लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हैं हम। ओनली इम्प्रेशंस, हमारे फिंगर के इम्प्रेशंस को हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं, ओके क्लियर। तो हम फिंगरप्रिंट्स नहीं लेते, डीएनए फिंगरप्रिंट्स की बात कर रहे हैं हम, ओके। डीएनए फिंगरप्रिंट्स का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो डीएनए है, ओके, वो हर एक ह्यूमन बीइंग के पास में डीएनए पर जो जीन्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो हर एक ह्यूमन बीइंग का डीएनए दूसरे ह्यूमन बीइंग से अलग है, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस का, ठीक है। ट्विंस में भी दो तरह के ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक, ओके। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है बस उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका डीएनए डिफरेंट है, ओके। और वो डिफरेंसेस को आसानी से पता किया जा सकता है, टेक्निक्स अवेलेबल है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक अवेलेबल है। बस इतना है कि वो थोड़ी कॉस्टली है, इसलिए कुछ ऐसे ही केसेस में करवाई जाती है कि जहां पर या तो पेरेंटल डिस्प्यूट हो कि कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका बेटा है बेटी है, ठीक है, पता नहीं है, पता करना है तो, या फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वहां पर फोरेंसिक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब आप देखो कि अगर एक नॉर्मल पर्सन का किसी का मर्डर हो जाता है तो क्या फोरेंसिक टीम आ जाती है क्या उसके घर पे सीधी? नो सर। नहीं ना, जब तक कोई हाई प्रोफाइल केस ना हो या फिर उस केस का कोई बड़ा बखेड़ा ना हो तब तक ऐसी चीजें नहीं कॉम्प्लिकेटेड करवाते। केस में। हाँ, या तो कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो या फिर कोई बड़ा हाई प्रोफाइल का केस हो या फिर उसकी बड़ा तमाशा हुआ हो उस केस के लिए, तब जाकर के वहां पर फोरेंसिक टीम आती है। हर केस के लिए थोड़ी पता करते हैं, तब तक वो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है पुलिस की, फिर आसपास के लोगों से पूछना, कैमरा में देखना, उसकी लोकेशन देखना, ये करना वो करना, वो उनसे ही करवाते रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी कॉस्टली प्रोसेस है, हर एक के लिए नहीं अपनाई जा सकती, ठीक है। तो इसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो हर एक ह्यूमन बीइंग का डीएनए अलग अलग है, और इसलिए हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन वहां पर क्रिमिनल हो सकता है अगर उसका अगर छोटा सा भी वहां पर सेल सेल बहुत बार क्या करते हैं ना कि आप लोग बोलते हैं कि हेयर मिलने से कुछ नहीं होता, हेयर अलोंग विथ हेयर बल्ब, हेयर शाफ्ट मिलने से कुछ नहीं होता, ये इसको बोलते हैं हेयर शाफ्ट, ओके, जो बाल दिखता है हमको ऊपर से इसको बोलते हैं हेयर शाफ्ट, इसके मिलने से कुछ नहीं होता, इसके साथ साथ में हेयर बल्ब भी मिलना चाहिए। अगर आपने कभी देखा हो शायद हेयर बल्ब को, तो अंदर फॉलिकल में जो है ऐसा थोड़ा सा सर व्हाइट कलर का। हाँ व्हाइट कलर का छोटा सा ऐसा बल्ब लाइक छोटा सा वहां पर प्रेजेंट होता है, वो एक्चुअल में हेयर बल्ब, उसमें होती है हेयर सेल, ओके। और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, ठीक है। ये केराटिन और मेलानिन है बस ओनली, ठीक है, इसमें डीएनए नहीं है ऊपर वाले पार्ट में, जो अंदर धसा हुआ है हेयर बल्ब, हेयर रूट भी बोलते कुछ लोग उसको, तो वो हेयर बल्ब में डीएनए है, तो हेयर विथ हेयर बल्ब, ओके। तो किसी को
अगर कोई किसी आपसे झगड़ा करता है, कुछ करता है, मर्डर करने के लिए आता है, कोई ऐसा कुछ करता है क्राइम करने के लिए, तो अगर आपको उसके हेयर पकड़ते हैं तो ऐसे पकड़ो कि हेयर के साथ में उसका हेयर बल्ब भी आ जाए। ओके, तो मतलब वो कुछ ना कुछ गुनहगार कुछ ना कुछ सबूत छोड़ करके जाए, या फिर उसकी स्किन जो है उसको इतने जोर से खरोचो कि उसकी स्किन की कुछ सेल्स नेल्स वगैरह में आ जाए, ठीक है, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो तो वहां पर सेल्स मिले, और सेल्स में डीएनए होगा, और डीएनए से फिर जो भी कल्प्रिट होगा तो वो और जिनके ऊपर शक होगा उन सबका डीएनए चेक होगा, और फिर वो कल्प्रिट सामने आएगा, क्योंकि डीएनए अलग अलग होता है सबका। तो जैसे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, वैसे ही जो डीएनए है वो अलग अलग होता है सबका, इसलिए उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, क्योंकि डीएनए पर जो बेसेस है, बॉन्ड बैंड होते हैं, इनके बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स को हम बैंड्स कहेंगे, वो बैंड्स डिफरेंट होते हैं। ओके, पेरेंट और बेबीज के भी बैंड डिफरेंट होते हैं, लेकिन पेरेंट से बेबी में आए हैं, इसलिए जिस पेरेंट का वो बॉय या गर्ल होगा, ठीक है, जिससे बिलोंग करेगा, उससे ज्यादा मैच करेंगे उसके बैंड, डीएनए के बैंड्स ज्यादा मैच करेंगे, जिससे ज्यादा मैच करेंगे जिस कपल के साथ में, उस कपल का वो बेबी, ठीक है। तो ऐसे वहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते थे। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाने के लिए एक मशीन का यूज करते, पीसीआर मशीन। आपने अभी देखा होगा ना, कोविड-19 में कौन सी टेस्ट करवाते हैं पता करने के लिए? RT-PCR। आरटीपीसीआर। ओके, तो आरटीपीसीआर, ओके, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं इसको, मतलब डीएनए की कॉपी बनाना। एक बार डीएनए मिल गया, उसकी कॉपी बनाना, ठीक है। लेकिन जो कोविड-19 वाला जो वायरस है, कोरोना वायरस, ठीक है, SARS-CoV-2 बोलते हैं जिसको, तो ये जो वायरस है, ये इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, आरएनए है। ओके, और आरएनए है और उसकी कॉपी बनाना है, तो पहले उसको डीएनए में बदलना पड़ेगा, तब ये मशीन जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने वाली जो मशीन है, एपरेटस है, वो तब डीएनए की कॉपी बनाता है, आरएनए की कॉपी नहीं बनाता। तो पहले आरएनए को डीएनए में बदलना पड़ेगा। तो आपने 9-10 पे पढ़ा होगा कि डीएनए से जब आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को आप क्या लिखते हो बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। जेनेटिक्स में पहला ही टर्म होगी ना आपको, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, वायरस से आरएनए वाला और डीएनए बनाना है, मतलब इसका जस्ट उल्टा करना है हमको। तो आरएनए से डीएनए बनाना पड़ेगा पहले। तो आप इस प्रोसेस को आप क्या नाम दे सकते हैं? डीएनए से रिवर्स आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड, ट्रांसलेशन। ठीक है। नहीं, ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन बनना, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं बेटा, आगे की प्रोसेस। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन था उसमें डीएनए से आरएनए बना रहे थे, मैसेंजर आरएनए। अब आरएनए से डीएनए बनाना है, मतलब उसका ठीक उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, तो जो आरएनए वाला कोविड वायरस है उसको पहले डीएनए में बदला जाएगा, आरएनए से डीएनए बनाया जाएगा उसका, और फिर उस डीएनए की कॉपी बनाई जाएगी ताकि उसके ऊपर टेस्ट किया जा सके। इसलिए उसको बोलते हैं आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्योंकि ये जो पीसीआर करने वाली जो मशीन बनाई गई है, उस मशीन में डीएनए की कॉपी बनाई जा सकती है, आरएनए की नहीं। इसलिए अगर वो आरएनए वायरस है तो आरएनए को पहले डीएनए में बदला, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हमें पता है कि डीएनए से आरएनए बदल सकता है, तो आरएनए से डीएनए भी बदल सकता है, रिवर्स। तो रिवर्स करवाया जाता है, पहले डीएनए बनाया जाता है उसका, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं उसको, सीडीएनए। और फिर उस सीडीएनए को, मतलब जो डीएनए बना उसको पीसीआर मशीन में डाला जाता है। अब ये जो पीसीआर मशीन होती है, तो हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डायरेक्ट डीएनए लेते हैं, और ये आरटीपीसीआर में आरएनए से डीएनए बनाते हैं। ये जो पीसीआर मशीन है, इसमें जब डीएनए बनता है तो बॉडी के बाहर बन रहा है, तो बॉडी के बाहर बनता है, तो ये बॉडी के बाहर जब बनता है तब इसके लिए टेम्परेचर की रेंज वरी करती है। 3 स्टेप में बनता है, आप 12th क्लास में पढ़ोगे, है आपको सिलेबस में, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। तो उसमें एक
स्टेप ऐसी आती है जिसमें टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिक्वायर्ड होता है। और ये बताओ, क्या हमारी बॉडी का कोई एंजाइम इसके ऊपर काम कर पाएगा क्या इतने टेम्परेचर पर? No. नो। क्योंकि हमने अभी भी कहा था कि हमारी बॉडी की जितने भी प्रोटीन्स है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम भी प्रोटीन्स होते हैं। ओके, तो हमारी बॉडी के जितने भी प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही इनएक्टिव होने लग जाते हैं। तो ये तो 72 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर है। तो यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म का एंजाइम लेना पड़ेगा पीसीआर करने के लिए जो इतने टेम्परेचर पर भी उसके एंजाइम काम करते रहे। ठीक है, और ऐसा कौन सा है? ये ऑर्गेनिज्म आर्कीबैक्टीरियम थर्मोफिलस एक्वेटिकस। इसलिए इसका एंजाइम लिया जाता है और इसलिए उस एंजाइम का नाम लेते हैं। एंजाइम का जब नाम लिखते हैं वहां पर, तो हम लिखते हैं थर्मोफिलस का टी और एक्वेटिकस का AQ। ओके, टैग पॉलीमरेज। ओके, तो हमारे डीएनए की बाहर मशीन में कॉपी बनाने के लिए हम आर्कीबैक्टीरिया थर्मोफिलस एक्वेटिकस का एंजाइम यूज करते हैं, टैग पॉलीमरेज। T फॉर थर्मोफिलस, AQ फॉर एक्वेटिकस। ओके, कुछ अलग नहीं है वहां पर, टैग पॉलीमरेज ऐसा बोलते हैं उसको। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया तो उसी में आंसर है, टैग पॉलीमरेज में ही नाम में थर्मोफिलस एक्वेटिकस। जब बैक्टीरिया का नाम दिया तो आप वही से टैग पॉलीमरेज पता कर सकते हैं। ओके, टैग पॉलीमरेज, इसका यूज क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है इसका? टैग पॉलीमरेज इज यूटिलाइज्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग PCR मशीन। PCR मशीन, क्योंकि PCR मशीन के और दूसरे भी यूज है। PCR मशीन और एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA। और ये दिख रहा है बेटा मैं जो एम्प्लीफिकेशन लिख रहा हूँ? यस सर। ओके, अब मुझे बताओ एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या हुआ? फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA हमने कहा, तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या हुआ? DNA जल्दी बनाना। बताओ। नहीं, आप ऐसे समझा करो एम्प्लीफिकेशन। तो अगर आपको नहीं पता है एम्प्लीफिकेशन का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, ओके, आपने अभी प्रोसेस समझी इसलिए अच्छा आंसर देने की कोशिश की, वेरी गुड। ठीक है, ट्राई बहुत अच्छा था कि एम्प्लीफिकेशन मतलब कुछ बनाना, मतलब कि हमने डीएनए बनाने की बात की है। लेकिन एम्प्लीफिकेशन बनाना तो है, लेकिन अब एम्प्लीफिकेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो एम्प्लीफिकेशन से रिलेटेड कोई वर्ड आपने कभी पढ़ा है, सुना है? उससे मिलता जुलता कोई वर्ड? इम्प्लांटेशन। नहीं, इम्प्लांटेशन वो अलग हो जाएगा बेटा। एम्प्लीफिकेशन से रिलेटेड वर्ड, एम्प्लीफिकेशन से रिलेटेड कोई पढ़ा है? जैसे एम्पलीफायर, एम्पलीफायर सुना होगा ना आपने, यस सर। है ना? क्या करता है एम्पलीफायर? क्यों लगाते हैं हम एम्पलीफायर? घर में यूज करते होंगे ना एम्पलीफायर, कोई गाना वाना लगाना है, ठीक है, गाना वाना लगाया, अच्छा लग रहा है, ठीक है, और आपको दिखाना है कि मैं खुद ही ना सुनूं, दूसरों को भी सुनाऊं, ठीक है, तो आप क्या करते हो उस टाइम पर? एम्पलीफायर यूज करते हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए। ओके, तो ऐसे डीएनए की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, डीएनए का अमाउंट बढ़ाने के लिए यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन। तो एम्प्लीफिकेशन मतलब अमाउंट बढ़ाना। तो पीसीआर मशीन में क्या करवाया जाता है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन, मतलब डीएनए का अमाउंट बढ़ाया जाता है, उसकी बस फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है, कॉपी बढ़ाई जाती है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन। यस सर। गुड। तो थर्मो एसिडोफाइल्स के बारे में क्लियर है आप लोगों को? किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछ लो, अदरवाइज हम सेकंड पर चलते हैं। ये बहुत मेजर था, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही है। ओके, अब दो जो बाकी बचे वो छोटे छोटे। सेकंड है
हैलोफाइल्स। सेकंड कैटेगरी है हैलोफाइल्स और थर्ड कैटेगरी है मिथेनोजेंस। हेलो, HALO, नॉट HELLO। ओके, मैं HELLO हेलो नहीं बोल रहा हूँ, इट्स HALO, हेलो। ओके, हेलो। तो इससे रिलेटेड कोई टर्म पढ़ी है आप लोगों ने केमिस्ट्री में? हेलोजन। वेरी हेलोजन। गुड, हैलोजेंस पढ़े, वेरी गुड। तो हैलोजेंस क्या होते हैं बेटा? वो हैलोजेंस फ्लोरीन, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन 9 + 17, फ्लोरीन +35 वाला आयोडीन, ब्रोमीन ना, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये होते हैं ना, ये होते हैं ना हैलोजेंस। सही लिखे क्या मैंने? यस, यस सर। ओके, तो हैलोजेंस, तो इनको नाम क्यों देते हैं हैलोजेंस? क्यों देते हैं बेटा इनको नाम हैलोजेंस? Because they form salt. वेरी गुड, बिकॉज दे कैन फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, तो ये एनाइन के फॉर्म में हो सकते हैं, कैटाइन के साथ में यहाँ पर मिलकर के ये सॉल्ट बना सकते हैं। ओके, तो हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। ओके, और हेलो मतलब सॉल्ट, जेंस, जेनेसिस, जेनेसिस ये जेनेसिस से आता है, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, तो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट, इसलिए उनको बोला जाता है हैलोजेंस। ओके, तो हेलो का मतलब है सॉल्ट, तो हेलोफाइल्स का मतलब क्या हो जाएगा बेटा फिर? Salty area loving bacteria. Salt loving bacteria. सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो सॉल्टी कंडीशन, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, उसमें ही वो ग्रो करेंगे, उसमें अच्छे से ग्रो करेंगे। जबकि जबकि आप देखते हैं कि पिकल्स में सॉल्ट डाला जाता है। ओके, पिकल्स में गुड़ वगैरह डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, मतलब सॉल्यूट बहुत ज्यादा डाला जाता है। क्यों डालते ज्यादा सॉल्ट वहां पर, सॉल्यूट वगैरह क्यों डालते हैं पिकल्स में? ताकि बैक्टीरिया ना ग्रो हो। बैक्टीरिया ना ग्रो हो। और अभी हम यहाँ पर बैक्टीरिया ही पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया का ग्रुप जो सॉल्ट लविंग है, मतलब जो नॉर्मल बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया है, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में उसके स्पोर्स हो सकते हैं, वो पिकल्स वगैरह में ग्रो ना करे, इसके लिए हम वहां पर उसमें सॉल्ट या बहुत सारे सॉल्यूट डाल देते हैं कि अगर वो गलती से भी अगर उनके स्पोर आ गए तो ज्यादा सॉल्ट है बाहर और उनकी बॉडी में सॉल्ट के साथ में थोड़ा सा पानी भी होगा, क्योंकि कोई भी लिविंग बीइंग है तो उसकी प्रोटोप्लाज्म में पानी 90% पानी होता है, तो उसकी सेल में पानी है, तो उसके पास में पानी है और कुछ सॉल्ट है, और लेकिन बाहर पूरा सॉल्ट है, तो क्या हो जाएगा? एक्सोस्मोसिस, है ना, मतलब उसकी बॉडी का पानी बाहर आ जाएगा और पानी लॉस हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म में से पानी, तो प्रोटोप्लाज्म इनएक्टिव हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म अगर डेड हो गया, लिविंग सब्सटेंस ही डेड हो गया, तो वो सेल भी डेड हो जाएगी, तो इस तरह से वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। ओके, तो नॉर्मल बैक्टीरिया सॉल्टी एरिया में ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये स्पेशल बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे हैं, मतलब ये किस कैटेगरी वाले हो गए फिर? ये आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में जहां पर नॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे, वहां पर ये बैक्टीरिया ग्रो करते थे, आर्की बैक्टीरिया। तो those bacteria which grow salty areas, ठीक है, तो जहां पर ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट है वहां पर भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इनको फिर हम बोलते हैं हैलोफाइल्स। ओके, ऐसे ही दूसरे बैक्टीरिया है मिथेनोजेंस। ओके, तो अभी अभी हमने हैलोजेंस, जेंस जेंस का हमने बोला कि जेनेसिस से आता है वो पार्ट, और उसका मीनिंग होता है प्रोडक्शन। तो यहाँ पर इस जेंस का मतलब, जेंस मतलब जेनेसिस, और जेनेसिस मतलब न्यू प्रोडक्शन।
तो मिथेनोजेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा फिर? Methane producing Methane bacteria. produce bacteria. Yes. Those bacteria which may produce methane. Okay? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिग्रेड करके वो मीथेन बनाएंगे, तो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। क्लियर? और मीथेन प्रोड्यूस करने के लिए उनको ऐसी जगह पर रहना पड़ेगा जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल मिले। ओके, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल मिले। सबसे पहले तो मेथेनोजेंस का मतलब हो गया मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, और इसके लिए उनको हार्श एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के एक्सक्रीटा में रहना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, या उनकी बॉडी के ऐसे पार्ट में रहना पड़ेगा जहां से कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पास हो, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल में रहना पड़ेगा। तो सभी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर सकते, तो ऐसे ओनली कुछ आर्की बैक्टीरिया करेंगे और वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, देयरफॉर मिथेनोजेंस हम उसको कहते हैं। ओके, मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे जो इनफ्लेमेबल होती है, मिथेनोजेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? मिथेनोफिलस। ओके, तो हेलोफाइल्स के और मिथेनोजेंस के एग्जांपल्स आप लोगों को 12th क्लास में वहां पर उनको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। किसी को अगर मीनिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. गुड। ओके, तो कल हम पढ़ेंगे फिर शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट पढ़ेंगे हम बैक्टीरिया के 4 शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बैसिलाई बैक्टीरिया जो रॉड शेप होंगे उनके बारे में। ठीक है, देन कॉक्काई बैक्टीरिया जो राउंड शेप होंगे उनके बारे में, स्पाइरली बैक्टीरिया और विब्रियो बैक्टीरिया। तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को हम सबसे पहले मेजर 4 शेप्स वाले बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे पहले, जो कॉमन ज्यादातर होते हैं उनको। एंड देन फिर उसके बाद में बैक्टीरिया में जो प्रोसेसेस होती है, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ओके, रेस्पिरेशन, वो कैसे होता है, उनकी फिजियोलॉजिकल एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और उसके पहले भी हम फिजियोलॉजिकल एक्शन के पहले शेप्स होने के बाद में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, ताकि एक कॉमन बैक्टीरियल सेल में क्या क्या मिलता है नॉर्मल बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में, वो आपको पता चल जाए। ओके, चलो बाय बेटा। Excuse me, sir. Thank you, यस बेटा? sir. सर एक डाउट पूछना है। हाँ पूछो बेटा जल्दी से। सर माइकोटा और मोनेरा में क्या डिफरेंस है, कि वो सेम है? नहीं, सेम नहीं है। माइकोटा ये टर्म दी थी कॉपलैंड ने। ओके, माइकोटा ये टर्म दी थी कॉपलैंड ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो बैक्टीरिया है उनको प्लेस करने के लिए, प्रोकैरियोट्स को प्लेस करने के लिए। लेकिन माइकोटा तो माइकस और माइसिस ये टर्म फंगस के लिए यूज करते हैं हम आजकल, इसलिए उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया फिर मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा को अर्लियर माइकोटा ये टर्म दी थी मोनेरा किंगडम को कोपलैंड ने। ये है बेटा उसका मीनिंग। सर माइकोटा यानी फंगी होता है ना? हाँ ना बेटा, तो हमने बोला ना आपकी पहले उसने कोपलैंड ने माइकोटा टर्म दी थी उस ग्रुप को, तो माइकोटा पे जो माइसस और ये जो टर्म आती है माइकोटा, ओके, तो ये तो कोपलैंड ने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रुप बना दिया था माइकोटा। ठीक है, लेकिन फिर बाद में लेटर ये कंफ्यूजन होने लगा कि जो माइकोटा जो टर्म है उससे रिलेटेड जो माइसस और माइसिटीज ये जो टर्म आती है, या फिर जब भी हम माइको ये टर्म यूज करते हैं, ये टर्म जनरली फंगस के लिए यूज करते हैं हम, तो फंगस के लिए यूज करते हैं, और ये तो उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के लिए रखा था, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसके लिए फिर बाद में इसका नाम बदल करके किंगडम माइकोटा की जगह किंगडम मोनेरा कर दिया गया उसको। ठीक है बेटा मनस्वी, क्लियर हुआ? यस सर। ओके बेटा, चलो बाय, टेक केयर बेटा, कल मिलते हैं। Thank you, sir. हाँ बेटा बोलो, क्या डाउट है, जल्दी बोलो।
सर अभी जो मॉड्यूल में लिए है उसमें माइकोटा और मोनेरा दोनों अलग अलग दिया है। मैंने आपको बोला ना बेटा, आप पहले क्लास के नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। देन उसके बाद में जो आपको जो बुकलेट्स मिली है उसको आप उसके केवल क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। उसके ओके क्वेश्चंस सर। लगाओ। थ्योरी तब पढ़ो जब आपके पास में ये पढ़ने के बाद में एक्स्ट्रा पढ़ोगे, क्योंकि जब आप ये दोनों चीजें पढ़ोगे तब आपको क्लैरिटी रहेगी कि क्या है कंसेप्ट, क्या है। क्लास के नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ोगे तब आपको क्लैरिटी रहेगी कि एक्चुअल में क्या है, तब जाकर के आप वो जो एक्स्ट्रा चीजें दी रहती है तो उनको आप समझ पाओगे तब। तो माइकोटा इसलिए पहले दिया है क्योंकि वो माइकोटा किसने प्रपोज किया था? कोपलैंड ने। फिर मोनेरा बाद में दिया है क्योंकि मोनेरा उसमें उसको चेंज कर दिया गया है, ओके, इसलिए वहां पर उसमें रखा है। तो आप पहले दोनों चीजें क्लास के नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ो, देन जब आप इसके ऊपर जाओगे तब आपको क्लैरिटी होगी कि अरे माइकोटा उसने दिया था, कोपलैंड ने, उसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स दिए थे। देन फिर इसको मोनेरा बोला गया है लेटर, और आजकल हम उसको अब मोनेरा बोलते हैं, माइकोटा कोई ग्रुप नहीं बचा अब। ओके, यस ठीक सर। बेटा? यस सर, ओके बेटा, थैंक यू सर। पढ़ो पढ़ो बेटा मनस्वी, और फिर भी कोई हाँ डाउट सर। आए तो डाउट क्लास में फिर से पूछ लेना बेटा। ओके सर। ओके ओके, बाय बेटा, टेक केयर। बाय सर।